Assalamu alaikum, this is Moeed Pirzada. On 14th November 2022 इस वक्त पाकिस्तान में दिन के 12 बज चुके हैं। 12 के बाद का वक्त है। यूरोप में सुबह हो रही है और अमेरिका में आधी रात के आगे का अमल है। गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ और आज के दिन में इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है और इसकी अहमियत क्या है आज के दिन के लिए, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले बहुत से हफ्तों के लिए इसकी क्या अहमियत है, इसको अगर मद्देनजर रखें, पेश नज़र रखें, तो मैं 5 डेवलपमेंट्स को बहुत अहम समझता हूँ। उसमें से पहली डेवलपमेंट वो है जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पूरे खत्े के लिए, जहाँ बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के अंदर खौफनाक दहशतगर्दी के धमाके हुए, जिसमें कम से कम 6 अफराद की हलाकत हुई और 40 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। ये कैसी डेवलपमेंट है जो इस वीलॉग के अंदर डिस्कस नहीं हो सकती। मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक अलग, या तो खुद से इसके ऊपर वीलॉग करूं, टर्किश एक्सपर्ट्स के साथ बात करके ये समझाने के लिए या इसको एनालाइज करने के लिए कि टर्की के अंदर किस किस्म का टर्मोइल गुज़श्ता चंद सालों से बिल्डअप हो रहा है और इसमें किस किस्म के खतरात हैं, आगे क्या चैलेंजेस जो हैं वो टर्की के लिए हैं और रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत के लिए किस किस्म के चैलेंज हैं, इसमें रीजनल डायनामिक्स क्या हैं, टर्की के अपने इंटरनल डायनामिक्स क्या हैं, इंटरनेशनल इश्यूज इसमें किस किस्म के इन्वॉल्व हैं। या मैं इस पर खुद वीलॉग कर दूंगा एक डिटेल, या मैं किसी टर्किश अफेयर्स के एक्सपर्ट से, क्योंकि वाशिंगटन में कोई कमी नहीं है ऐसे एक्सपर्ट्स की, उनके साथ मैं बात करूंगा और उसको जीवीएस का जो अलग एक यूट्यूब है उसके ऊपर मैं लेके आऊँगा। नो, मूविंग टू पाकिस्तान, 4 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक डेवलपमेंट तो वो है जो आप सुन चुके होंगे कि एक दिन पहले ये फैसला किया गया संडे के दिन कि तहरीक इंसाफ के जो लेजिस्लेचर्स हैं, जिसमें एमएनएस भी हैं, एमपीज भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, ये लोग पिटिशंस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सीट है वो तो इस्लामाबाद में है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रीज चारों सूबों के अंदर है, यानी पेशावर में, लाहौर में, कराची में और कोयटा में। और पीटीआई के लेजिस्लेटर्स जो हैं वो इन चारों रजिस्ट्रीज में भी जाएंगे पिटिशंस लेकर, और वो जोर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान पे कातलाना हमले के हवाले से, माफ कीजिएगा, कातलाना हमले के हवाले से जो एफआईआर प्रॉपरली दर्ज नहीं हुई उससे दर्ज करने के अहकामात दे। इसकी क्या अहमियत है, एक्चुअल डिमांड्स क्या है, क्या चीज़ इसमें से मिसिंग है, इसकी मैं बात करता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेकेंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहाँ लॉन्ग मार्च ने लॉन्ग मार्चेस की शक्ल इख्तियार कर ली है। और गुज़श्ता 24 घंटे में जिस लॉन्ग मार्च से इमरान खान साहब ने, मार्चेस से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब किया, वो उसका एक एंड, वो एक जगह पे मौजूद थी खारिया में, वो फैसलाबाद में भी मौजूद थी, और वो नौशहरा के अंदर भी मौजूद थी। खारिया में उसे लीड कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी, पंजाब के अंदर जीटी रोड के ऊपर। फैसलाबाद में उसे लीड कर रहे थे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड एक्स प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब। और नौशहरा में उसे लीड कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज खटक साहब। इन लॉन्ग मार्चेस की क्या अहमियत है, ये लॉन्ग मार्चेस जो हैं ये किस किस्म का इफेक्ट और इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के एनालिस्ट इसे कैसे देख रहे हैं, इसका सम टोटल इफेक्ट क्या है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर चौथी डेवलपमेंट वो है जहां लंदन से मसलसल उसके बारे में एक एनालिसिस हमारे सामने आ रहा है कि कैसे शरीफ खानदान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहा है, और किस किस्म की कंफ्यूजन और क्राइसिस जो है वो शरीफ खानदान के लिए भी है, और तहरीक इंसाफ को किस किस्म का धड़का जो है उस हवाले से लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ कहती क्या है, धड़का क्या है। तो ये 4 डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज के अंदर जो पिटिशन इस वक्त ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, बिकॉज 10 बजे ये पिटिशन जो है वो फाइल होनी थी। उस बात को अब तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन 2 बेसिक डिमांड्स लेके तहरीक इंसाफ के लेजिस्लेटर्स, जिसमें मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं, मेंबर नेशनल असेंबलीज भी हैं, इसके अंदर सेनेटर्स भी हैं, और इसको ये कॉल तो दे दी गई थी तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल से, पार्टी की तरफ से ये कॉल तो संडे को दे दी गई थी। और फिर कुछ घंटों के बाद इसको फवाद चौधरी साहब ने, जो एक्स इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मजीद ट्विटर के जरिए अपने तमाम लेजिस्लेटर को याद करवाया कि आपने 10 बजे पहुंचना है। अब इसमें 2 प्रिंसिपल डिमांड जो हैं वो रेज की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसकी जो प्रॉपरली ड्यू एफआईआर है, जिसमें इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया है,
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब को और आईएसआई के एक मेजर जनरल साहब को ये प्रॉपरली ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था 6 नवंबर को। 3 नवंबर की शाम को यह हमला हुआ था वजीराबाद में इमरान खान साहब पे, जिस पे अल्लाह का बहुत शुक्र है। जिसे कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, के फैसला तो तकरीबन पूरा हो ही चुका था कि इमरान खान को मार डालना है। इसलिए ये ट्विन गन अटैक था। लेकिन फिर अल्लाह की वही वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, तो एक मौजा हुआ कि इमरान खान उसमें बच गए। लेकिन उसकी एफआईआर जो है वो पुलिस ने उस तरह से दर्ज नहीं की जिस तरह से इमरान खान चाहते थे, जो कि उनका हक है, जो कि पाकिस्तान का कानून कहता है, जो पाकिस्तान की कन्वेंशन है। जो पाकिस्तान का कानून नहीं भी कहता यहाँ तो वो भी एफआईआर दर्ज होती हैं। शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ जो 16 एफआईआर थी उनका सर पैर नहीं था। इमरान रियाज खान के खिलाफ जो 21 एफआईआर है उनका सर पैर नहीं है। और बहुत से मीडिया पर्सन के खिलाफ जो मुख्तलिफ नामालूम अफराद ने एफआईआर दर्ज की हुई हैं, जिनका कोई ताल्लुक और रेलेवेंस बनती ही नहीं है एफआईआर की, वो भी दर्ज हो जाती हैं। लेकिन इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, जब वो उसी कानून, उसी कन्वेंशन और ट्रेडिशन का सहारा लेके अपनी एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं, तो पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बहरहाल 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग के बाद पंजाब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं लिखे। एफआईआर काट दी नामालूम अफराद के खिलाफ और खुद से अपनी मदयत में काटी। प्लेंटिफ को उसमें शामिल नहीं किया उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने यह देखना है कि पंजाब पुलिस जो है उसने जो एफआईआर काटी है वो सही है या नहीं है, और जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान कहते हैं क्या उस किस्म की एफआईआर कट सकती है। और दूसरी जो पिटिशन का पॉइंट है वो ये है कि सेनेटर आजम सवाती साहब के साथ जिस किस्म की बदसलूकी की गई है और जो उनके साथ किया गया है, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनको मारा पीटा गया, जदोकूब किया गया, नंगा किया गया, भरना किया गया, उनकी तस्वीर बनाई गई, उनको हब्से बेजा में रखा गया, वो सब नाजायज़ था सिर्फ 2 ट्वीट्स करने के ऊपर। और फिर किस तरह से उनकी अहलिया, उनकी बेटी को उन्हीं की जो पोर्नोग्राफिक अपनी ही बीवी के साथ, अहलिया के साथ कोयटा की रजिस्ट्री के अंदर जब वो गेस्ट हाउस में वहां पे ठहरे, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारी रजिस्ट्री नहीं थी, जुडिशल एकेडमी कहती है हमारा रेस्ट हाउस नहीं था, बहरहाल ठहरे तो वो बेचारे कहीं ना कहीं थे, सड़क पे तो नहीं सो रहे थे। तो वो जो इसे कहते हैं वीडियोस भेजी गई उनकी साहबजादी को और उनकी बेटी को, ये जो सारा सलूक है, इस सलूक का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। इसमें थोड़ी सी हैरानगी की बात यह है कि पीटीआई की इन पिटिशंस के अंदर ये मुतालबा नहीं है कि शहीद अरशद शरीफ की कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। हालांकि इमरान खान साहब ने खारियां, फैसलाबाद और नौशहरा में जो खिताब किया है, जो वीडियो स्पीच उन्होंने की है लाहौर से, उसके अंदर वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं, उनसे इस्तदा करते हैं कि उन जब वहाँ बाकी चीज़ें कहते हैं वहाँ वो अरशद शरीफ की भी इस्तदा करते हैं कि आपको उस पर इंसाफ करना होगा, जुडिशल कमीशन बनाना होगा। लेकिन थोड़ी सी हैरानगी की बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ अपनी पिटिशंस लेके जा रही है तो उसमें अरशद शरीफ का जिक्र नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये कोई मसलहत है, ये भूल चूक हो गई है, ये वो समझते हैं कि हमारी पिटिशन से तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इन पिटिशंस में अरशद शरीफ का भी डिमांड होनी चाहिए थी जुडिशल कमीशन की। बहरहाल अगर भूल भी गए हैं तो उसको ऐड भी जो है वो किया जा सकता है। अब इसमें मैं समझता हूँ अब ये होगा क्या है इसमें। अब जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई आसान काम नहीं है जब आजम सवाती साहब की एक नामालूम नंबर से, अननोन नंबर से आजम सवाती साहब की साहिबजादी को और उनकी अहलिया को वीडियोस भेजी जाती हैं किसी तरफ से, सेक्सुअल नेचर की वीडियोस भेजी जाती हैं। अंडरस्टैंडेबल है हमारी कि सेक्सुअल नेचर की भेजी जाती हैं। तो भेजने वाले जो हैं उनको ये पता है कि ये मामला खुलेगा और ये बात सामने आएगी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्री है वहाँ पर ये कैमरे नस्ब हैं। और इसका मकसद ये है कि ये पैगाम सिर्फ आजम स्वाति साहब को नहीं दिया गया, ये और भी बहुत से लोगों को दिया गया। ये पैगाम गालिबन जज साहिबान को भी दिया गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन दोनों इश्यूज पे जो कि पीटीआई उसके सामने एजिटेट कर रही है, इस पे कोई वाज़े पोजीशन ले सकेगी या इन पिटिशन से अपनी जान छुड़ाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैलेंज है, टेस्ट है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब के लिए भी, उनके ब्रदर जजेस ऑनरेबल जस्टिस के लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एज एन इंस्टीट्यूशन भी। बिकॉज जो कुछ हुआ है इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बहरहाल अपनी पोजीशन लेनी ही पड़ेगी। और मुझे बड़ी उम्मीद है
बावजूद तमाम तर मायूसी के जो पाकिस्तान के लोगों में है, मुझे उम्मीद है कि अल्टीमेटली पब्लिक के अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसे रिस्पॉन्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ना कुछ जरूर करेगी, कुछ ना कुछ पोजीशन लेगी। एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला लिखा, जहां उनके सामने एक एफआईआर लाई गई थी, एक अपील थी, जहां एक रिलेटिवली अननोन शख्स के ट्विटर के ऊपर उसके एक ट्वीट करने के हवाले से उसके ऊपर बगावत का, सेडिशन का, न्यूटनी इंस्पायर करने का, अवाम में खौफो हरास पैदा करने की एफआईआर काटी गई थी। उस पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये फैसला लिखा कि एक रिलेटिवली अननोन आदमी के ट्विटर हैंडल से, जिसके बारे में वो खुद भी क्लेम कर रहा है कि मेरा ये ट्विटर हैंडल ही नहीं है शायद, लेकिन एक रिलेटिवली अननोन अनइम्पैक्टफुल आदमी है, कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर नहीं है, उसकी एक ट्वीट से भला कैसे खौफो हरास पैदा हो सकता है और इसमें से कैसे एक म्यूटनी, एक सेडिशन या बगावत जन्म ले सकती है। और उन्होंने उस केस को दाखिले दफ्तर कर दिया है। मैं समझता हूँ ये फैसले जो हाई कोर्ट्स कर रही हैं या अदालतें कर रही हैं और फ्यूचर में करेंगी, ये इसलिए करेंगी कि आवाम के अंदर एक कॉन्शियसनेस है, एक अवेयरनेस है, आवाम के अंदर इश्यूज की डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, बरतानिया में हो रही है, आप देख रही है वहाँ किस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं, यूरोप में हो रही है, मशरक़ वस्ता में हो रही है, अमेरिका में तो खास करके बहुत ज़्यादा हो रही है, कनाडा में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हो रही है। तो अल्टीमेटली ये जो डिबेट है आइडियाज़ की और जो एक फीलिंग है लोगों की, ये अदालतों तक पहुँचती है। अदालतों को कितना ही अंडर प्रेशर ना रखा जाए और उनको डराया ना जाए और सप्रेस भी किया जाए, जैसा कि हम समझते हैं कि किया जाता है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये इश्यूज इतने इम्पोर्टेंट हैं और इनका इतना गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ना कुछ जो है वो जरूर करेगी। मेरी कम से कम एक एनालिसिस ऑफ फीलिंग है कि जरूर करेगी। दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकंड इशू जो पहले इशू से जुड़ा हुआ है, जो लॉन्ग मार्च का इशू है, जहां हम देखते हैं कि एक दिन पहले जो गुज़श्ता 24 घंटे गुजर चुके हैं उसमें 3 मुकामात के ऊपर मार्चेस जो हैं वो एक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। अब इसमें एक नया एलिमेंट ऐड चुका है। पहले ही जो इससे पहले भी दिन गुजरा था, 48 घंटे पहले भी हम देख रहे थे कि मार्च 2 जगहों पे थी। एक वो झंग में थी साउथ पंजाब में, और एक वो थी लाला मूसा के अंदर। अब अगर एक एंड इस मार्च का, ये एक इसका प्रोसेस जो है वो हम देख रहे हैं खारिया में है, जिसे शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे थे, तो दूसरा एक प्रोसेस हम देख रहे हैं फैसलाबाद में था, जिसे असद उमर लीड कर रहे थे, और एक तीसरा प्रोसेस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आ रहा था, जिसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज खटक साहब उसे लीड कर रहे थे। तो और तीनों जगहों पे बावजूद इसके कि इमरान खान नहीं थे, और एक आम तासुर यह था कि जब इमरान खान नहीं होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग खारिया में भी थे, फैसलाबाद में भी थे, और नौशहरा के अंदर भी थे। अब जो चीज़ समझने वाली है इस लॉन्ग मार्च की अहमियत के हवाले से, कि लॉन्ग मार्च दर हकीकत एक प्रोसेस का, एक पॉलिटिकल प्रोसेस का, एक मोबिलाइजेशन का, और एक कॉन्शियसनेस का, और एक शऊर का सफ़र है। ये कोई एक फौज या रोमन लीजन्स या कोई इन्वेडिंग आर्मी, एक कॉन्करिंग आर्मी की मार्च नहीं है, जिसने जाके किसी शहर पे कब्जा कर लेना है, जिसने एक डिफेंडेंट आर्मी के गिर्द अपना हिसार डालना है, या किसी किले के ऊपर जाके उसने उसका मुहासरा कर लेना है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये एक बड़ी फिजिकल कंक्रीट थिंकिंग है लोगों की, जो समझते हैं कि लॉन्ग मार्च किसी जंग का नाम है। लॉन्ग मार्च जो है वो एक प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, शऊर की और कॉन्शियसनेस की एक जदोजहद है। और मैं थोड़ा सा इसमें डाइग्रेशन करके आपको बताऊंगा कि जहाँ से ये टर्म पैदा हुई है दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के लिटरेचर में, और इसका बड़ा मिसयूज किया गया है पाकिस्तान में, इसको गलत समझा गया है, वो दर हकीकत कम्युनिस्ट रेड आर्मी जो है, पहले भी मैंने एक वीलॉग में समझाया था, ये 1930s में उसकी एक रिट्रीट थी, जब नेशनलिस्ट आर्मी, उस वक्त चीन में दो धड़े आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ नेशनलिस्ट आर्मी थी, अमेरिकन सपोर्टेड, चियांग काय शेक उसको लीड करते थे, और उसके पास एयरफोर्स थी। और जब उसने कम्युनिस्ट जो थे रेड आर्मी के, जिसके लीडर उस वक्त उभर रहे थे 1932-33 के अंदर, माओ जेतुंग, तो उस आर्मी को बिल्कुल उन्होंने तकरीबन तकरीबन मुहासरा करने के बाद चीन के ईस्ट में बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया था। तो उस रेड आर्मी ने वेस्ट की तरफ एक रिट्रीट करनी शुरू की, पहाड़ों की तरफ, और रिट्रीट करने से पहले उसमें गालिबन 1.5-2 लाख उसमें सिपाही थे, और रिट्रीट करते करते जब वो पहाड़ों तक पहुंची तो उसमें सिर्फ 30-35 हज़ार लोग बचे। बाकी लोग जो है रिपीटेड बम्बार्डमेंट से
भूख, नंग और बीमारी से मर गए। लेकिन उसको उसके बावजूद चीन की तारीख में, कम्युनिस्ट तारीख में एक फतह से ताबीर किया जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें कम्युनिस्ट रेड आर्मी ने अपने इनिशिएटिव को, अपने पॉलिटिकल इनिशिएटिव और स्टैंड पॉइंट को उन्होंने बचा लिया। क्योंकि अगर वो एनिहिलेट हो जाते इन द ईस्ट ऑफ चाइना, जहां बड़े शहर थे और जहां वो एक्सपोज थे टू एरियल बम्बार्डमेंट, तो फिर उनका पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रगल का प्रोसेस था वो खत्म हो जाता। तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के प्रोसेस को उन्होंने सेव किया। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो मार्चेस हुई हैं वो कभी भी कोई जंग नहीं थी, खा वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की हो या नवाज शरीफ साहब ने की हो और अब इमरान खान करते। ये ऐसी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस थी जो हमेशा कामयाब हुई हैं। और ये लॉन्ग मार्च जो अभी हम देख रहे हैं मसलसल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। इमरान खान साहब ने इसको कल डिफेंड भी किया अपनी स्पीच के अंदर कि आहिस्ता क्यों चल रही है, चूंकि मुझ पर उनका मजाहिया जुमला था कि मुझे जब गोली मारी गई है तो उसके बाद ज़ाहिर इस लॉन्ग मार्च में आहिस्ता ही चलना था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो चल रही है, इससे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है। और जैसे कि मैं आपको अगले पॉइंट्स में बताऊंगा, इसका इम्पैक्ट दुनिया भर में जो है महसूस किया जा रहा है और समझा जा रहा है। और पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में भी और लंदन में भी इसका इम्पैक्ट जो है वो रजिस्टर हो रहा है। इसके नतीजे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। ये कोई फेल्ड प्रोसेस नहीं है और ये दानिस्ता तौर पर इसको इमरान खान साहब ने बहुत स्लो पिच पे रखा हुआ है। बिकॉज इसके साथ साथ आई अस्यूम, आई अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब मसलसल एक डायलॉग जो है इनडायरेक्ट उनका चल रहा है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ, और शायद एक्सटर्नल प्लेयर्स के साथ भी एक डायलॉग की कैफियत है जिसका मैं मजीद जिक्र करता हूँ। तो ये एक कामयाब प्रोसेस है मेरे हिसाब से, जो जो पॉलिटिकल डिविडेंड्स जो है उसे उसे वो पैदा कर रहा है पॉलिटिकल डिविडेंड्स, और इसका प्रेशर पड़ रहा है, अदालतों पे पड़ रहा है, इंतजामिया पे पड़ रहा है, पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। अब मैं एक चीज़ और आपको कह दूं कि आइडियाज़ जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अक्सर जब हम एक टॉपिकल डेवलपमेंट में होते हैं, इन डेवलपमेंट्स ऑफ अ डे और वीक, तो हम उसको समझते नहीं हैं। अब जो टर्म इन वीलॉग्स में सबसे पहले यूज़ की गई कि इमरान खान एक रिलीजियस नेशनलिज्म को पाकिस्तान में शेप कर रहे हैं, कई महीने पहले मैंने कहा था। आज उसको बहुत से लोगों ने, अगर आप लोगों के कॉलम देखेंगे अखबारों के अंदर, उनकी 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 राइटिंग देखेंगे, तो वहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आएगा कि लोग लिख रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर एक रिलीजियस नेशनलिज्म को इंस्पायर किया है। हालांकि उनको याद नहीं है कि इस वीलॉग से ये टर्म सबसे पहले इस्तेमाल हुई है लोग, लेकिन वो टर्म अब आहिस्ता आहिस्ता माइंड में आने लग गई। इसी तरह से 2018 में मैंने पहली दफ़ा असद उमर से बातें करते हुए, पहले टीवी प्रोग्राम में, फिर एक मैगजीन के इंटरव्यू के लिए, मैंने उनको चैलेंज किया था कि आपको पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन करनी होगी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ, वेल्थ क्रिएशन करनी होगी। अब ये वेल्थ क्रिएशन की टर्म जो है, इसको प्रेजेंट गवर्नमेंट भी यूज़ करती है, इसको इमरान खान भी यूज़ करते हैं, इसको पाकिस्तान का मीडिया भी यूज़ करता है कि पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन की ज़रूरत है। लेकिन ये जो टर्म है, इसे सबसे पहले मैंने दिया था 2007-8 के अंदर। पावर ऑफ द नैरेटिव की जो टर्म है, चूंकि मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट था और ब्रिटेन से आया था और वहाँ ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, तो मैंने ये टर्म अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की कि नैरेटिव जो है अमेरिका का वो पाकिस्तान के बहुत ख़िलाफ़ है। फ़ौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे भी, लेकिन नैरेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन द PR एक्सरसाइज जो वाशिंगटन और पिंडी या इस्लामाबाद के दरमियान हो रही है। तो उस वक्त कोई इस टर्म को पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करता था। आज आपको पता है, बच्चा बच्चा इस टर्म को इस्तेमाल करता है। ISPR इसको बयानिया कहती है, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन टर्म जो है वो इस नाचीज के टीवी प्रोग्राम्स में से निकली थी। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जो आइडियाज़ की डिबेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस आइडियाज़ की डिबेट में आप सबको, जब अपने आप कमेंट्स लिखते हैं, आपस में बात करते हैं अपने दोस्तों से, अहबाब से, फैमिलीज़ के अंदर, अपने जानने वालों में, अपने ट्वीट्स के अंदर, तो आप उन आइडियाज़ की डिबेट का हिस्सा बने। आइडियाज़ की डिबेट जो है ये जंग नहीं होती, जंग भी होती है एक तरह से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जहनों को मुतासर करती है और हिस्ट्री के प्रोसेस को आगे लेकर चलती है। इसमें कोई एक सिंगल विनर नहीं होता, इसका कोई जनरल नहीं होता, कोई बादशाह नहीं होता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, जिस तरह से ऑक्सीजन या एयर या खुशबू कहीं फैलती है, इस तरह से ये चीज़ जो है आगे फैलती चली जाती है। अब हम आ जाते हैं उस डेवलपमेंट में जिसका बहुत पतंगड़ बनाया गया, जो इमरान खान साहब ने 11 या 12 तारीख को फाइनेंशियल टाइम्स, जो ब्रिटेन का एक पेपर है, यूरोप का पेपर है, FT जिसे उर्फ आम में कहते हैं, उसमें जो स्टोरी छपी, उसको डॉन ने उसकी खबर ये लगाई, जिसका उन्वान ये था कि PTI चेयरमैन इमरान खान नो लॉन्गर ब्लेम्स यूनाइटेड स्टेट्स और US फॉर हिज आउस्टर। ये बड़ी मिसलीडिंग हेडलाइन डॉन ने लगाई। पता नहीं क्यों डॉन ने क्या सोच के ये मिसलीडिंग हेडलाइन लगाई। असल जो हेडलाइन है फाइनेंशियल टाइम्स की,
वो बड़ी क्लियर है। फाइनेंशियल टाइम्स की ये स्टोरी है जो बेनियामिन पाकर ने, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट है, दिल्ली से फाइल की है, न्यू दिल्ली से, हिंदुस्तान से, जिसका टाइटल है इमरान खान सिग्नल्स डिजायर टू बिल्ड ब्रिजेस विद वॉशिंगटन। बिल्कुल एक्यूरेट जो इमरान खान ने कहा था, बिल्कुल एक्यूरेट बेनियामिन पार्कर ने, एफटी ने उसकी हेडलाइन लगाई है, इमरान खान सिग्नल्स डिजायर टू बिल्ड ब्रिजेस विद वॉशिंगटन। ये 12 नवंबर की स्टोरी है। एग्जैक्ट वर्ड इसके अंदर इमरान खान को जो कोट किया गया है वो क्या है? इमरान खान ने कहा कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स बिहाइंड मी। एक सवाल का जवाब देते हुए कि आप अमेरिका को ब्लेम करते हैं और अमेरिका के साथ आपकी बड़ी टेंशन है और आगे आपके कैसे ताल्लुकात चलेंगे, तो इमरान खान सेज एज फार एज आई एम कंसर्न इट्स बिहाइंड मी। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान मस्ट हैव गुड रिलेशंस विद एवरीवन स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, अब बात बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान के कह रहे हैं कि मैं इसको भूल गया हूँ, ये चीज़ माजी में चली गई है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इमरान खान ने ये क्यों कहा है, इसके डायनामिक्स क्या हैं, इसके मुहरकात क्या हैं। लेकिन डॉन ने इसको क्यों एक्सप्लॉइट किया? डॉन ने इसको खालिस्तान पॉलिटिकल मकासद से एक्सप्लॉइट किया। डॉन की कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है, और बाकी भी जो हेडलाइन जो बनाते हैं पीडीएम की और पीएमएलएन की मदद करने के लिए, वो भी हमें नज़र आती हैं। तो यहाँ पर एक ऐसे अखबार ने जिससे आप बेहतर वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं, उसने यहाँ पर गंदी पॉलिटिक्स की है ये हेडलाइन बना के। और इस हेडलाइन के बाद पीएमएलएन के लीडर्स ने, पीपीपी के लीडर्स ने, पीडीएम के लीडर्स ने, वो एक जो किराए के बहुत से टटू हैं, ये बेस्ट पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है उन तमाम जर्नलिस्ट की जिनकी वारदातें आप रोज देखते हैं। कोई जर्नलिज्म का एडिक्ट, कोई कैनन, कोई प्रिंसिपल, कोई मोरालिटी, कोई एथिक उनके कैरेक्टर को इस वक्त डिफाइन नहीं कर सकता। ये कोई 2 दर्जन के करीब लोग हैं जिनकी, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी सेल का हिस्सा है, बिकॉज ये सारे मिल के 24 घंटे के अंदर एक ही किस्म की बात करते हैं। इनके अल्फाज में थोड़ा सा फर्क होता है, बिल्कुल मिलती जुलती बातें करते हैं, एक वक्त में करते हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं से इन्हें व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज, इंस्ट्रक्शन या पैगाम आता है जिसको ये फॉलो करते हैं। तो जैसे ही डॉन ने, और अब लग रहा है कि डॉन की ये स्टोरी जो है ये बेसिकली उस पूरे सेल के साथ जुड़ी हुई है, बिकॉज पहले डॉन ये स्टोरी लगाता है, उसके बाद पीडीएम के लीडर्स और फिर ये जो सारे के सारे कराए के टैटू हैं, ये सारे के सारे ये राग अल्पाना शुरू कर देते हैं, अलापना शुरू करते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो तो पीछे हट गया है, उसने अमेरिका की बात नहीं की। अब हो क्या रहा है? व्हाट आर द रियल डायनामिक्स? देखिए, डायनामिक्स ये है कि आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी 1-2 पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से पीटीआई के अंदर बात हो रही थी, उन्होंने बड़े खदशे का इजहार किया कि हो सकता है कि अमेरिकन जो हैं चेहरे से कुछ, ऑन द फेस ऑफ इट कुछ और कह रहे हों और असल में कुछ और सोच रहे हों। ये ऐन मुमकिन है कि वाशिंगटन जो है, जाहिर है कि बहुत बड़ी पावर है, बल्कि हिस्ट्री में इतनी बड़ी पावर तो कोई गुजरी नहीं है, तो ये ऐन मुमकिन है कि वाशिंगटन इस वक्त भी प्ले कर रहा हो इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिक ओपिनियन जो कि वाशिंगटन के अंदर पाई जाती है, जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने इमरान खान के मर्डर अटेम्प्ट के बाद जब सेकंड टाइम क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ और सेकंड टाइम कंडेम किया कि हम इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले की बहुत शदीद मजम्मत करते हैं, हम समझते हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इस किस्म की वायलेंस जो है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। तो साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा, जब उनसे कहा गया कि इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है, उससे बड़ा कयास पैदा हो सकता है, तो स्टेट डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्स ये था कि हम पाकिस्तान में राइट ऑफ असेंबली जो है, राइट ऑफ असेंबली यही होता है जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, मुजाहरा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो राइट ऑफ असेंबली है हम उसे सपोर्ट करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की प्रोसेस की डिसरप्शन को कबूल नहीं करता, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ खड़ा है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि जब इस किस्म की टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं तो एक क्लियर मैसेज या पैगाम जो है वो दिया जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुझे फ्रॉड का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा, और नज़र ना आने की वजह यह भी है कि मार्च से जब से पीटीआई के ऊपर और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ एक प्रोसेस का आगाज़ हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द मार्च, और फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई ऑन 9 अप्रैल, और फिर पीटीआई के ऊपर बहुत क्रैकडाउन हुआ, बहुत मारपीट हुई, तशद्दुद हुआ, फैशिज्म की फोर्स यूज़ की गई। तो किसी भी स्टेप एंड स्टेज में मई, जून, जुलाई में, अप्रैल में हमने स्टेट डिपार्टमेंट की इस किस्म की क्लियर ब्लैक एंड वाइट पोजीशन नहीं देखी। वरना मई में राना सनाउल्लाह साहब के इंतज़ामिया ने लाहौर के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद के अंदर जिस किस्म की वायलेंस की, जिस किस्म की मारपीट की, और जिस तरह से 4-5 लोगों की उस मेहम में हलाकतें हुई उस वक्त,
और जो सारा प्रोसेस चल रहा था, मुकदमे दर्ज करना, इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, अरशद का तो बाद में हुई शहादत, लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ, किसी भी स्टेज के ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट ने खुल के उस पूरी चीज को कंडेम नहीं किया। ये कॉन्डेमनेशन अब हम देख रहे हैं जाके नवंबर में, आफ्टर 8 months ऑफ प्रोटेस्ट्स, 8 months ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन पाकिस्तान। तो मुझे कम से कम गुमान ये है कि पाकिस्तान के लोगों की जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और मोबिलाइजेशन है, और जो उनकी कॉन्शियसनेस है, जिसका इन्फेक्शन पूरे पाकिस्तानी डायस्पोरा के अंदर है, और वो अमेरिका की पाकिस्तानी डायस्पोरा जो सबसे इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा है, पढ़ा लिखा डायस्पोरा है, और गालिबन वाहिद डायस्पोरा है जो उतना ताकतवर तो नहीं है जितना मैं चाहूंगा कि इतना यूनाइटेड हो, ताकतवर हो, बहुत कनेक्टेड हो, उतना इंटेग्रेटेड तो हरगिज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा डायस्पोरा है जो अपने अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करता है। इसमें तहरीक इंसाफ ह्यूस्टन की जो टीम है, जिसमें आतिफ खान का नाम नजर आता है, और भी बहुत से लोग हैं, खालिद बुखारी साहब हैं उनके साथ, या लेकिन बहरहाल इन लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन लोगों ने जो मुलाकातें की, जो चिट्ठियां लिखी, जो लेटर लिखे, जो ये मसलसल एक प्रोसेस करते रहे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब चीज़ों से अमेरिका की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने ये समझना शुरू किया है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा ह्यूमंगस पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसके रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहिए। और जब सितंबर अक्टूबर में उनके सामने एक क्रैकडाउन का प्रपोजल रखा गया कि हम मार पीट के सारी चीज़ें साफ कर सकते हैं, हमें बजटरी सपोर्ट दें, तो अमेरिकन टीम ने उस पर खामोशी इख्तियार की, और उन्होंने, लग यही रहा है जो खबर आती है, कि क्रैकडाउन की इस प्रपोजल को उन्होंने कोई बहुत वार्मली एम्ब्रेस नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, दूसरी तरफ से जो अमेरिका के नए एम्बेसडर आए, जिनकी नॉमिनेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया था, डोनाल्ड ब्लूम गालिबन उनका नाम है, इफ आई एम नॉट, मैं गलत ना कह रहा हूँ, डोनाल्ड ब्लूम, यस, उनकी नॉमिनेशन तो कंप्लीट हो गई थी अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2022 में, अप्रैल या मई 2022 में, लेकिन उनका अराइवल देर से हुआ, और उन्होंने अपने क्रेडेंशियल दिए हैं कहीं जाके जुलाई 2022 में। और ये वही एम्बेसडर हैं जिन्होंने आके मुलाकातें करनी शुरू की, सीनियर यानी फॉरेन ऑफिस के हैं, पर्सनालिटी हैं। इससे पहले ट्यूनीसिया में थे, मिडिल ईस्ट में बहुत काम किया उन्होंने, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इजिप्ट में वो रहे हैं, बहुत जगहों पर रहे हैं। तो एक जितने भी ट्रबल्ड स्पॉट्स हैं मुस्लिम दुनिया के, वहाँ पर वो सर्व कर चुके हैं। और अंडरस्टैंडिंग ये है कि यही वो एम्बेसडर हैं जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेकर हेल्थ पर्पसेस की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के पास गए थे, जिसका मकसद ये था कि वो तलखियों को कम करना चाहते थे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को उन्होंने एंगेज किया, एंगेजमेंट का उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया, उन्होंने पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप को भी एंगेज किया, और वॉशिंगटन में उन्होंने बड़े डिस्पैचेस भेजे हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कन्विंस करने के लिए वॉशिंगटन को कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत भरपूर पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है, एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है जिसके रास्ते में अमेरिका को खड़ा नहीं होना चाहिए। उनसे पहले जो चार्ज डी अफेयर्स थी, वो जूनियर थी, गालिबन बहुत रेडिकलाइज हो चुकी थी। जो पीटीआई के मुनहरफ अरकान जो थे, या वुड भी मुनहरफ अरकान थे, उनसे मुलाकातें करती रहीं, और वो एक डिफरेंट पिक्चर देती रहीं। उस वक्त का जो मूड है वॉशिंगटन का, वो डिफरेंट था डेफिनेटली तौर पे, और वो 2021 से चल रहा था। इसका यूक्रेन की जंग से कोई खास ताल्लुक नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में ख़त्म होती ही नहीं है, मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एज ए कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात ख़राब हुए वो बेसिकली अफगानिस्तान के चक्कर में ख़राब हुए, और फिर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो असूली तौर पर झगड़ा था, उसको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने अपना उल्लू सीधा करने की वहाँ पे कोशिश की। पर दिस इज़ बियॉन्ड द डिस्कोर्स ऑफ दिस वीलॉग। मकसद कहने का ये है कि एक विजिबल चेंज हमें नज़र आती है वॉशिंगटन के अंदर, जो पाकिस्तान में किसी भी ब्लडी क्रैकडाउन को सपोर्ट करने का मूड, मुझे लग रहा है, मैं बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ इस किस्म का कोई मूड जो है वो इस वक्त नहीं है। और इमरान खान की जो ये स्टेटमेंट है फाइनेंशियल टाइम्स के साथ बात करते हुए, ये इस बदले हुए माहौल की अक्कासी करती है। यानी इमरान खान को भी एहसास है, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, कि एक मूड में तब्दीली है, चीज़ें बदल रही हैं। वॉशिंगटन के अंदर एक डिज़ायर है कि अगर इमरान खान इतने ही पॉपुलर हैं जितना पॉलिटिकल प्रोसेस में नज़र आ रहा है, तो फिर इमरान खान को मारपीट के मंजर से हटाने के बजाय इमरान खान से भी डील हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि वॉशिंगटन के कंसर्न्स को समझने की ज़रूरत है। नाउ वेयरिंग द हैट ऑफ अ कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं समझता हूँ कि ये पहले भी इमरान खान की गवर्नमेंट की
2020 खास करके जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गई है, पहले तो सारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करती रही इलेक्शन में, और उन्होंने बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के मुमकिन चांसेस को उन्होंने इग्नोर किया, अनलाइक द इंडियन कम्युनिटी जिसने दोनों साइड्स को सपोर्ट किया, दोनों साइड्स के लिए फाइनेंसिंग की। बहरहाल जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के और CIA के जो कंसर्न्स थे अफगानिस्तान के हवाले से, इमरान खान उनको उन कंसर्न्स को नहीं समझ सके। इमरान खान को चाहिए था कि अमेरिकन को उस स्टेज पे एंगेज करते। जब CIA के डायरेक्टर आए थे अफगानिस्तान पाकिस्तान और वो इमरान खान से मिलना चाहते थे, तो इमरान खान ने जो असूली तौर पे कहा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे CIA के डायरेक्टर को, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको चाहिए था, यहाँ वो सूरत हाल नहीं थी डायनामिक्स की, उनको चाहिए था कि CIA के डायरेक्टर से मिलते, मिल के उनके कंसर्न समझते और डायरेक्टली वाशिंगटन के साथ डील करते, बजाय इसके कि उन्होंने अपने अफसरों को ये इजाज़त दी कि वो वाशिंगटन के साथ अपने ताल्लुकात बना लें एट द एक्सपेंस ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। ये इमरान खान की एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। और मेरी मतलब फीलिंग ये है कि अब जो इमरान खान पावर में आएगा, होपफुली इंशाल्लाह, वो अमेरिका के साथ डायरेक्टली डील करेगा और वो हिंदुस्तान के साथ भी डायरेक्टली डील करेगा, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है। वो अपने सरकारी महकमों के लोगों को ये इजाज़त नहीं देगा कि वो सारे फैसले पाकिस्तान के मुकद्दर और तकदीर के खुद से करने बैठ जाएं, और वो अक्सर फैसले गलत करते हैं, और कुछ बहुत सी उसमें मसले हैं विच आर बियॉन्ड दी रेमिट ऑफ दिस वी लॉ। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसमें इमरान खान ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। वॉशिंगटन जो फाइनेंशियल टाइम ने उसको बिल्कुल ठीक प्रोड्यूस किया, किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं है। डॉक्टर शीरी मजारी ने उस हवाले से जो ट्वीट किए हैं वो भी आप देख लें, और ये जितनी भी स्टोरीज हैं, जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डॉन ने उसके ऊपर जो हेडलाइन लगाई है उसका भी मैं लिंक इसमें दे दूंगा, तो आप उसको डायरेक्टली तौर पे देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू अनदर डेवलपमेंट विच इज ऑफ लेस इंटरेस्ट, बट वॉल स्ट्रीट जर्नल में सदानंद धूमे, धूम जो है, धूमे या धूम उनका नाम है, मैंने कभी सुना नहीं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, उन्होंने एक ऑपेड लिखा। ये बड़े इंटेलिजेंट इंडियन कमेंटेटर हैं, आजकल वाशिंगटन में ही हैं, ये बड़े न्यूट्रल हैं, बड़े, ये कोई RSS और BJP नहीं है जैसा पाकिस्तान में लोग इनको समझते हैं, कि बड़े रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल कमेंटेटर हैं। उन्वान उसका ये था ऑपेड का कि इमरान खान पुशेस पाकिस्तान टू द एज। अक्सर जो ऑपेड का टाइटल है वो एडिटर्स चुनते हैं अखबार के, वो राइटर ने खुद चुना भी नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा अजीब सा ये पीस नहीं है। इफ़ एनीथिंग है कि ये डिस्क्रिप्टिव पीस है जिसमें बेसिकली बहुत एनालिसिस है भी नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा एनालिसिस है वो ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो इस्टेब्लिश पैराडाइम है, जिसको प्रोफेसर स्टीफन कोहन ने अपनी एक किताब में डिस्क्राइब किया था कि दुनिया की हर मुमलिकत और रियासत के पास एक फ़ौज है, लेकिन पाकिस्तान के केस में फ़ौज एक है जिसके पास एक मुल्क है। तो इमरान खान ने लगता है कि इस बुनियादी पैराडाइम को, इस थीसिस को एक तरह से चैलेंज कर दिया है, और इससे हो सकता है कि बड़ा डिसऑर्डर हो, बड़ा कयास हो। ये अब डिपेंड करता है ऑन द विजडम ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, कि वो पाकिस्तान को कयास की तरफ लेके जाते हैं, या वो राइटिंग ऑन द वॉल को देखते हैं और इस उभरती हुई पॉलिटिकल फोर्स के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करते हैं। इमरान खान को जहां वॉशिंगटन के साथ डायलॉग करना है, और वो कर रहे हैं मेरा ख्याल है, वहीं उनको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी डायलॉग करना है, और वो भी वो कर रहे हैं। हमें साफ साफ नज़र आता है कि उनकी क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है, और ये सारा जो उन्होंने शोर मचाया हुआ है इस वक्त लॉन्ग मार्च में, वो दर हकीकत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मसलसल ये बाबर करवा रहे हैं कि आपने शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना। जहां शरीफ ख़ानदान के अपने इंटरेस्ट हैं, इमरान खान का प्रेशर शरीफ ख़ानदान के ऊपर नहीं है। इमरान खान अपना सारा प्रेशर जो है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी मॉरली पैदा हो रहे हैं। जैसा कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट किया कि जनरल बाजवा को ये इम्प्रेस अपॉन करने की कोशिश की शरीफ खानदान ने कि आप 2-3 दिन पहले रिज़ाइन कर दें, ताकि हम अपेरेंटली जनरल आसिम मुनीर को हम नॉमिनेट कर सकते हों 26 या 27 नवंबर से पहले। लेकिन जनरल बाजवा ने रिफ्यूज़ कर दिया, बिकॉज जनरल बाजवा इस जाते जाते कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगे। वो चाहते हैं कम अज़ कम कि वो अफवाज पाकिस्तान के सामने अपनी एक क्लियर लेगेसी छोड़ के जाएं कि मैंने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और एक्सपेक्टेड यही है कि वो बेस्ट पॉसिबल रिकमेंडेशंस देंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रिगार्डिंग द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अब आ जाती है इस बात पे कि इसी हवाले से डॉन के अंदर
एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है आतिका रहमान ने, लंदन से कॉरेस्पॉन्डेंट है, दूसरी दफ़ा उन्होंने स्टोरी लिखी है विद इन 24-48 आवर्स। ये सेकंड स्टोरी है उनकी इसी उन्वान में, जिसका टाइटल है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इसका उन्वान ये है आर्मी चीफ्स अपॉइंटमेंट, इट इज़ नॉट ओवर टिल इट्स ओवर, जिसमें वो ये कहती हैं कि सारे ही जो नाम हैं टॉप के वो पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। वो ये क्यों कहती हैं, दिस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उनके सोर्सेज ने उनके माइंड में ये डाला है इंप्रेशन। वो कहती हैं कि आसिम मुनीर इसलिए कंट्रोवर्शियल है, इमरान खान को अनएक्सेप्टेबल है। जो बहुत हैरान मुझे उनकी चीज़ लगी कि उन्होंने कहा कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो इसलिए कंट्रोवर्शियल हैं कि PMLN समझती है, ये लोग ये समझते हैं कि वो इमरान खान से बड़े सिंपैथेटिक हैं या उसको पसंद करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई एविडेंस इसकी एग्जिस्ट नहीं करती कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो इमरान खान को पसंद करते हैं या उनके साथ कोई बड़े ताल्लुकात हैं। इस कहानी का और सोर्स का कोई सर पैर नहीं है। असल हकीकत यह है कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल फैज़ जो हैं उनके दरमियान बहुत दोस्ती रही है। सारी फौज को पता है इस चीज़ का। जनरल फैज़ के जब मामू की डेथ हुई तो मैं वहाँ पे जनाजे के दिन गया था ताज़ियत के लिए। मैं कुछ घंटे वहाँ बैठा था उनके गांव में, पता नहीं क्या नाम था उसका, GT रोड चकवाल में कहीं। वहाँ मैंने देखा, बाकी सबने भी देखा, मैं नहीं था वहाँ पे, 200 लोग थे, कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो आखिरी वक्त तक वहाँ बैठे रहे। मैं जब वहाँ पहुँचा था जनाजे के थोड़ी देर के बाद, तो वो पहले से वहाँ मौजूद थे जनाजे के लिए, और वो कई घंटे वहाँ बैठे रहे। और जनरल फैज़ में और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा में बहुत बेतकल्फ़ी और दोस्ती थी। उन्होंने नमाज इकट्ठे पढ़ी, वो फर्स्ट नेम बेसिस पे एक दूसरे को बुलाते थे, फैज़ साहिर इस तरह से कह के। तो सारे ये सबको पता है, PMLN को ये धड़का लगा होगा, चूंकि वो जनरल फैज़ के बहुत ख़िलाफ़ हैं, तो वो समझते होंगे कि साहिर शमशाद की भी उस तरह की थिंकिंग है। बट साहिर शमशाद मिर्ज़ा इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर 3 स्टार जनरल, बहुत ही अनकॉन्ट्रोवर्शियल, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, अनब्लैमिश्ड उनका मिलिट्री रिकॉर्ड है। जस्ट लाइक जनरल नोमान, जो मेरे ख्याल इस वक्त प्रेसिडेंट हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के, इससे पहले को कमांडर पेशावर रह चुके हैं, उससे पहले DG एनालिसिस विंग रह चुके हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अंदर। उनका भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफाइल है, सीरियस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी आतिका ने लिखा है कि सीरियस है, चूंकि सब चीज़ें छपी हैं डॉन में, वरना मेरे जैसे नाचीज़ की क्या हिम्मजाल कि मैं इसको डिस्कस करूं। हमें तो अपने ही हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कौन सी चीज़ किसी को नापसंद हो जाए। लेकिन ये सब चीज़ें जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें डॉन की स्टोरी है आतिका रहमान की, जो लंदन से उन्होंने लिखी है। तो मैं हिम्मत करके उसी का जिक्र कर रहा हूँ। तो जनरल नोमान पे भी उन्होंने तनकीद कर दी, वो भी बेकार की तनकीद की है। फिर उन्होंने लिखा कि इसका मतलब है कि जनरल अजहर जो हैं उनके सर हुमा जाके बैठेगा। ये हो सकता है कि PMLN ने फैसला किया और PMLN के सोर्सेज ने लंदन में उनके कान में ये बात डाली हो। बहरहाल किसी को भी बनाए, जनरल अजहर इस वक्त सीनियोरिटी की हद तक अगर आप देखें, अगर जनरल आसिम मुनीर को आप काउंट ना करें, जो कि लग ये रहा है कि उनको काउंट नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी, तो नंबर 1 साहिर शमशाद मिर्जा हैं, नंबर 2 में अजहर हैं, नंबर 3 में जनरल नोमान हैं, और नंबर 4 में जनरल फैज़ हैं, और नंबर 5 पे जनरल आमिर हैं जो को कमांडर गुजरावाला है। किसी को भी अगर आर्मी चीफ बनाएंगे, अगर जनरल आसिम मुनीर को भी आर्मी चीफ बनाते हैं, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि नया आने वाला आर्मी चीफ जो है वो आर्मी को इस पॉलिटिकल जो टसल है इसमें से निकालने की कोशिश करेगा, हालात को बेहतर करने की कोशिश करेगा, आर्मी की प्रेस्टीज पे, आर्मी की न्यूट्रलिटी के ऊपर जो धचका और धब्बा लगा है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ऊपर जो बहुत ही बुरे इल्ज़ामात लग चुके हैं, उसकी रेपुटेशन तो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है इस वक्त। कत्ल का इल्ज़ाम, पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाने का इल्ज़ाम, अदालतों पे प्रेशर डालने का इल्ज़ाम, गिरफ्तारियां करना, डिटेन करना, जर्नलिस्ट को मारना, अरशद अब सही किया है या नहीं किया है, शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा, ये सब चीज़ें जो हैं, आर्मी चीफ की सबसे बड़ी कंसिडरेशन ये होगी कि मैं अपनी फ़ौज को इस दलदल में से निकालूं। और अगर आसिम मुनीर होंगे तो भी वही करेंगे, साहिर शमशाद होंगे तो भी यही कर रहे होंगे, जनरल अजहर होंगे तो भी यही कर रहे होंगे, जनरल नुमान होंगे तो भी उनकी यही कंसिडरेशन होगी, जनरल आमिर होंगे उनकी यही कंसिडरेशन होगी। वो कोई नहीं देखेंगे कि जरदारी साहब को क्या चाहिए और नवाज शरीफ को क्या चाहिए और शहबाज शरीफ की क्या कंसिडरेशन है और इमरान खान की क्या कंसिडरेशन है। वो फौज को निकालेंगे इस दलदल से। मेरा कम अज़ कम 2 पेंस एनालिसिस बिल्कुल ये है। आतिका रहमान ने पता नहीं क्या लिखा है, बहरहाल ये उनकी स्टोरी है, ये भी मैं लिंक आपको दे देता हूँ। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है लास्ट में जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, निरुपमा सुब्रमण्यम की, जो हिंदू की कॉरेस्पॉन्डेंट रही हैं इस्लामाबाद में बहुत बरस तक, हमारे से बहुत उनकी दोस्ती रही है, बहुत मिलती रही हैं, स्लाइटली ऑन द राइट हैं, RSS को फेवर करती हैं। उन्होंने जो स्टोरी लिखी है, जो एनालिसिस लिखा है, उसका टाइटल है व्हाट टू एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान, हियर आर फ्यू पॉसिबल सिनेरियोज। 4 वो सिनेरियोज देती हैं। पहला सिनेरियो ये है कि जनरल बाजवा रिटायर कर जाते हैं ऑन 29 नवंबर को। फिर क्या होता है,
दूसरा सिनेरियो है कि जनरल बाजवा नहीं जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, वो कंटिन्यू करते हैं। दो सूरत हाल में कंटिन्यू कर सकते हैं, एक अर्ली इलेक्शन करवाने के लिए, एक मार्शल लॉ लगाने के लिए। फिर तीसरा सिनेरियो ये है कि एग्रीमेंट हो जाता है एक स्नैप इलेक्शंस में। वो स्नैप इलेक्शंस का उनका क्या मतलब है, जल्दी इलेक्शन नहीं हो सकते फरवरी मार्च से पहले। बहरहाल, और फिर चौथा सिनेरियो ये है कि लॉन्ग मार्च फिजल आउट कर जाती है और हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की, वो अगस्त 2023 तक अपना प्रोसेस जो है वो जारी रखती है। इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा। मेरा ख्याल ये स्टोरी जो है ये इसमें बस पहला ही सिनारियो ज़्यादा पॉसिबल है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। टर्की की सूरत हाल के ऊपर मैं एक अलग से वीलॉग करना चाहूँगा GVS के यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।